गर्मी में गरीब परिवार को मिला 150 एसी वाला घर। सूरज दोपहर में तप रहा है। शहर के एक पौष इलाके के बाहर एक गहरा और बदबूदार नाला बह रहा है और रामू, जिसके शरीर पर सिर्फ एक फटी हुई बनियान और घुटनों तक मुड़ा हुआ पजामा है, उस नाले के अंदर खड़ा है। उसके हाथ में झाड़ू और बाल्टी है। गंदा पानी उसके पैरों में बह रहा है। काम खत्म करने के बाद वो हांफते हुए नाले से बाहर निकलता है और अपनी दिहाड़ी मांगने के लिए साहब की आलीशान कोठी के गेट पर लाइन में खड़ा है। लाइन में कई और भी मजदूर हैं। अरे ओए, चल चल पीछे हट, दूर हट यहाँ से। कहाँ पागलों की तरह पास घुसता चला आ रहा है? तुझे 100 बार समझाया ना कि अपनी हद में रहा कर। माफ करना साहब, बस दिहाड़ी के लिए खड़ा था। आज काम बहुत भारी था साहब, दोपहर की धूप में कमर टूट गई। सोचा पैसे मिल जाते तो घर जाते हुए राशन ले लेता। अरे कमर टूटे या सिर, मुझे उससे क्या? आ जाता है गंदा शरीर लेकर छुआछूत करने। दूर खड़ा रहे और वहां से हाथ फैला। ये पकड़ अपनी दिहाड़ी और आइंदा से गेट के अंदर इतना करीब मत दिखना। हरिया ने बड़ी घृणा से मुंह सिकोड़ा और जेब से कुछ नोट निकालकर मेज पर पटक दिए। रामू ने झुककर उन रुपयों को अपनी फटी हुई जेब में रखा और चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लिए वहां से चल दिया। रास्ते में उसे एक छोटी सी दुकान दिखी जहां बर्फ की सिल्ली रखी हुई थी। वो रुक गया और अपनी जेब टटोली। आज तो मजा आ जाएगा। आज एक काम करता हूँ, 2 रुपए की बर्फ लेकर जाऊंगा। गर्मी इतनी पड़ रही है कि अब तो घर का गर्म पानी गले से उतरता भी नहीं है। विमला और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। राशन के साथ ठंडा पानी पीकर कलेजे को ठंडक मिलेगी। रामू बर्फ का एक छोटा टुकड़ा लेकर कपड़े में लपेटकर और राशन का थैला लेकर अपनी बस्ती की ओर बढ़ने लगा। जैसे वो बस्ती के नुक्कड़ पर पहुंचा, वहां कुछ लोग खड़े थे जो उसे देखकर तंज कसने लगे। अरे अरे, वाह भाई रामू, आज तो बड़े ठाठ है। हाथ में बर्फ लेकर जा रहे हैं। क्या बात है भाई, आज का ठंडा ठंडा पानी पिएगा? वैसे भाई तेरा फायदा क्या है? पूरे दिन तो तू नालों में पड़ा रहता है और साफ सफाई करता रहता है। शरीर से बदबू जाती नहीं और शौक बर्फ वाले हैं। सही कह रहा है वो राजू भाई। अरे रामू, तुझे गंदगी नहीं लगती क्या? तुझे उस गटर की बदबू नहीं आती? हमें तो दूर से देख कर ही उल्टी आने लगती है। अरे भाई, क्या बदबू और क्या खुशबू। ये नाला, ये गटर, यही तो मेरी रोजी रोटी है। ये मेरा काम है और इसे तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं सफाई नहीं करूंगा तो तुम जैसे लोग वहां से गुजर भी नहीं पाओगे। चलो भाई, अब चलता हूँ, बर्फ पिघल रही है। रामू अपनी छोटी सी झुग्गी में दाखिल होता है। अंदर विमला चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और गर्मी की वजह से अपने फटे हुए पल्लू से बार बार अपना चेहरा पोंछ रही थी। अरे विमला, आज तो बहुत गर्मी है ना। देख आज मैं क्या लाया हूँ। आज मैं बर्फ लेकर आया हूँ। जल्दी से पानी ठंडा कर ले, आज सबको ठंडा पानी पिलाऊंगा। बर्फ लाए हो, पर रामू राशन के लिए सामान लाए कि नहीं? आटा बिल्कुल खत्म होने वाला था। हाँ, थोड़ा सा आटा लाया हूँ, बस इतना ही ला सका। और सब्जी? पिछले 4 दिनों से बच्चों ने खाना नहीं खाया, सब्जी का इंतजाम भी कर लाते। अरे मैं क्या करूँ, सब्जी के लिए पैसे नहीं बचे विमला। सिर्फ आटे और इस बर्फ का इंतजाम हो पाया। चलो कोई बात नहीं, 4 रोटी का आटा घर पर ही रखा हुआ था, उसी से मैंने ये रोटियां बना ली है। सब्जी नहीं है तो क्या हुआ, 2 प्याज रखे हैं, आज नमक और प्याज से ही रोटी खा लेंगे, कम से कम पेट तो भरेगा। पति पत्नी बात कर रहे थे, तभी रामू के दोनों बच्चे बिट्टू और पिंकी दौड़ते हुए अंदर आए। दोनों के चेहरे गर्मी से लाल पड़ चुके थे। मम्मी कितनी तेज गर्मी हो रही है, पंखा दे दो ना, बहुत घबराहट हो रही है। ये ले बेटा, हाथ का बना हुआ गत्ते का पंखा, इसी को झाल कर अभी हवा करती हूँ, थोड़ा सब्र कर। माँ, हमारी पड़ोस वाली जो राधा है ना, उनके घर तो छत पर पंखा लगा है और मेरी एक सहेली है, उसके घर भी वो खड़ा होने वाला स्टैंड पंखा है। हमारे घर पर क्यों नहीं है माँ? हम क्यों हमेशा हाथ से पंखा झालते रहते हैं? बेटा हम गरीब हैं, हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम ये सब खरीद सके। गरीबों की गर्मियाँ तो ऐसे ही कटती हैं बेटा। ठीक है ना, कोई बात नहीं। आज खाने में क्या बनाया आपने? बेटा आज तो बाबा को पैसे नहीं मिले, इसीलिए सब्जी नहीं बनी, मैंने ये रोटी बना दी है। पर माँ, आज खाने में फिर वही प्याज और रोटी। आप रोजाना प्याज से रोटी खिलवा देती हो ना, ठंडा पानी है ना हवा लगती है। इतनी गर्मी में रहना पड़ता है और बिस्तर भी नहीं है ढंग से सोने के लिए। अरे आज मेरी बेटिया इतनी गुस्सा क्यों कर रही है? देख आज तेरा बाबा क्या लाया है। क्या लाए हो बाबा, सब्जी लेकर आए हो क्या? अरे लो बेटा, सब्जी से भी बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आया हूँ। आज मैं बर्फ लाया हूँ, लो ठंडा ठंडा पानी पियो और देखो कितनी ठंडक मिलती है। रामू ने स्टील के गिलास में बर्फ का पानी डालकर बच्चों को दिया।
ठंडा पानी पीते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्हें पल भर के लिए राहत महसूस हुई। अरे वाह पापा, मजा आ गया। आज तो बहुत ठंडा पानी है, ऐसा लग रहा है जैसे कलेजे में ठंडक पड़ गई हो। हाँ, कितना बढ़िया लग रहा है बाबा, कल फिर से लेकर आना, इतनी गर्मी लगती है मुझे तो बाहर। बच्चे ठंडा पानी पीकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग जमीन पर बैठकर सूखी रोटी और प्याज को नमक के साथ खाते हैं और खाना खाते हुए। पापा, ये छूत अछूत क्या होता है? क्या हम अछूत हैं? क्या हम लोगों को कोई भी छू नहीं सकता? तुमसे किसने बोला ये? कहाँ गए थे तुम लोग? और किसने बोला तुम्हें ये सब गंदी बात? वो पापा, आज हम पार्क गए थे खेलने के लिए, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे भी खेलने के लिए आए थे। तभी एक बच्चा हमसे हमारा नाम पूछ रहा था और हाथ मिलाने वाला था, तभी उसकी मम्मी वहाँ आ गई और फिर। अरे चल हट, दूर हट मेरे बच्चे से। ओए गार्ड, कहाँ मर गया तू? इतने गंदे बच्चों को अंदर किसने आने दिया? देख नहीं रहे हमारे बच्चों को गंदा कर देंगे। अछूत कहीं के, पूरे दिन गटर में पड़े रहते हैं, गंदगी साफ करते हैं और यहाँ हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे। गार्ड, इन्हें पार्क से बाहर निकालो। मैम साहब, अभी निकालता हूँ। फिर उस गार्ड ने अपना डंडा उठाया और हमको बिना छुए डंडे से डराकर पार्क से बाहर खदेड़ दिया। बच्चों को भी नहीं बख्शते ये लोग। आजकल के लोगों में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है रामू। बेटा, एक बात बताओ, जो गंदगी फैलाता है, जो कचरा फेंकता है, वो कचरे वाला होता है या जो उस कचरे को साफ करता है वो कचरे वाला होता है? पापा, जो कचरा फैलाता है वही तो गंदा हुआ ना। बिल्कुल सही। हम तो उन चीजों को छूकर साफ करते हैं जिन्हें दुनिया छूना तक नहीं चाहती। तो अछूत हम हुए या वो जो नफरत फैलाते हैं? बेटा, ये सब दिमाग का वहम है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। सबसे बड़ी इंसानियत होती है। तुम लोग खाना खाओ और याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। रामू और विमला खाना खिलाकर बच्चों को सुला देते हैं। गर्मियों में दिन गुजरते हैं और 2 दिन बाद रात को रामू और विमला बिस्तर पर लेटे हैं। विमला हाथ से पंखा झल रही है। विमला, तू सो जा, अब तू थोड़ी देर आराम कर ले। ला, पंखा मुझे दे दे, मैं कर देता हूँ। रामू, मैं सोच रही थी ऐसे कब तक चलेगा? आज घर में आटा खत्म हो गया है, कल क्या खिलाऊंगी बच्चों को? क्या करूं विमला, आज बाजार गया था पर कोई काम नहीं मिला। दिहाड़ी नहीं मिली तो खाना कहाँ से मिलेगा? किस्मत ही खराब है हमारी। हमारे घर की छत में भी जगह जगह छेद हो गए हैं। दोपहर में लू सीधा अंदर आती है। बिट्टू के जूते फट गए हैं, पिंकी की ड्रेस छोटी हो गई है और तुम्हारी ये खांसी ये भी बढ़ती जा रही है। अब मैं क्या करूं विमला, मेरे पास तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। रामू, मैं कल से काम ढूंढने जाऊंगी। मैं भी बाहर जाकर काम करूंगी। तू बाहर जाकर काम करेगी, पर तुझे काम देगा कौन? और हमें काम मिलेगा भी तो क्या, वही साफ सफाई। नहीं रामू, मैं इस इलाके से बाहर जाऊंगी जहाँ कोई हमें नहीं जानता। मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर किसी को पता चल गया कि हम कौन हैं और हम कहाँ रहते हैं तो ये लोग हमें जिंदा गाड़ देंगे। यहाँ के लोगों में इंसानियत नहीं है। अरे कैसे पता चलेगा? मैं किसी को पता चलने ही नहीं दूंगी। मैं अपनी पहचान छुपा लूंगी। मुझे बस अपने बच्चों के लिए करना होगा। कल सुबह मैं शहर की दूसरी तरफ वाली कोठियों में जाऊंगी। ठीक है, तेरी मर्जी, जो करना है कर, पर सावधानी से। कोई मुसीबत हो गई तो मुझसे मत कहना। अगले दिन सुबह विमला तैयार होती है। उसने सबसे पहले सबसे साफ साड़ी पहनी, बालों को करीने से बांधा। वो शहर की दूसरी तरफ वाली आलीशान सोसाइटियों की ओर बढ़ती है। वो एक बड़ी कोठी का दरवाजा खटखटाती है। कौन है? क्या चाहिए? बहन जी, कोई काम मिलेगा क्या? झाड़ू पोछा बर्तन का काम कर लेती हूँ मैं। कहाँ से आई है और कौन सी जात की हो? बिना जात पात पूछे मैं किसी को घर के अंदर नहीं घुसने देती। जी, मैं तो ठाकुर हूँ, गांव से आई हूँ और यहीं पास में रहती हूँ। अच्छा, ठाकुर हो, ठीक है। मेरे घर में झाड़ू पोछे और बर्तन का काम है। हम 8 लोग हैं, 2000 रुपए महीना दूंगी। मंजूर है? हाँ मालकिन, मैं कर लूंगी। ठीक है, कल से सुबह 8 बजे आ जाना। मालकिन, 1-2 घरों में और काम दिलवा देती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। घर में बड़ी तंगी चल रही है। अच्छा, तो तुझे और भी घरों में काम चाहिए? लेकिन सुन, मैं काम तो दिलवा दूंगी, लेकिन मेरे घर में काम की मक्कारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है मालकिन, आपके घर में मैं पूरी ईमानदारी और सफाई से काम करूंगी। आप बस मुझे कुछ काम और दिलवा दो। विमला की बात सुनकर मिसेस शुक्ला उसे अपने पड़ोस के घर लेकर जाती हैं। मिसेस मल्होत्रा के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती हैं। मिसेस मल्होत्रा दरवाजे के बाहर आती हैं। अरे क्या हुआ मिसेस शुक्ला? अरे तुझे कपड़े धुलवाने के लिए काम वाली चाहिए थी ना? हाँ, चाहिए तो थी। तुम्हारे पास कोई है क्या?
हाँ, ये कोई नई काम वाली है, मैंने अपने घर में इसे झाड़ू पोछे के लिए रखा है, तुम चाहो तो इससे कपड़े धुलवा सकती हो, इसके पास समय भी है और ये जात की भी ठाकुर है। अच्छा, तब तो बढ़िया है, काम करना, मेरे घर में 4 लोग हैं, कल से कपड़े धोने आ जाना। हाँ मालकिन, बिल्कुल मंजूर है, मैं कल सुबह से ही काम पर आ जाऊंगी। विमला की ईमानदारी और लहजा देखकर मिसेस शुक्ला ने उसे अपनी पड़ोसन के यहाँ भी काम दिलवा देती है। विमला खुशी खुशी घर लौट आती है और रात को, पता है रामू, आज मुझे 3 घरों में काम करने को मिल गया है। एक घर में 2000 मिलेंगे और 2 घर में 1000 मिलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम अपने मन का काम कर तो रही हो, लेकिन सावधानी से करना। हाँ ठीक है, अब कम से कम अगले महीने से हमें थोड़ा बहुत अच्छा खाने को मिल जाएगा, ये सोचो तुम सब, और खाना खाकर सो जाओ। इसी तरह विमला घर में काम करती थी। शाम को वो लौटकर घर आकर रामू को सारी बातें बताती है। एक दिन, अरे वाह, यहाँ तो रसोई में भी पंखा चल रहा है, काश मेरे बच्चे भी ऐसे पंखे की हवा खा पाते। हमारे घर में तो 24 घंटे लू आती रहती है, मैं भी अपने घर में एक दिन पंखा लगवाऊंगी। विमला अपने मन में ये सोच ही रही थी, तभी मालकिन ने उसे प्लास्टिक के कप में चाय और बिस्किट दिए। काश मेरे बच्चे भी ये बिस्कुट और चाय पी पाते। अपनी तनख्वाह आते ही मैं अपने बच्चों की सारी फरमाइश पूरी करूंगी। विमला को महीने के खत्म होने का इंतजार था, लेकिन तभी गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। बिट्टू की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसी रात माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा, उल्टी भी आ रही है। बिट्टू बार बार उल्टियां करने लगा। हे भगवान, बिट्टू को क्या हो गया? रामू देखो ना, इसे बहुत तेज बुखार है और उल्टियां रुक नहीं रही हैं। इसे लू लग गई है विमला, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है बच्चा। मेरे पास तो डॉक्टर की फीस के पैसे भी नहीं है। मैं कल मालकिन से एडवांस मांगूंगी, हमारे बच्चे की जान खतरे में है। अगले दिन विमला कोठी पर पहुंचती है और अपनी मालकिन के सामने हाथ जोड़ती है। मालकिन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। तुम लोगों के नाटक शुरू हो गए, अभी हफ्ता भर हुआ नहीं काम पर आए और एडवांस चाहिए। क्या हो गया तेरे बेटे को? उसे लू लग गई है मालकिन, बहुत उल्टियां हो रही है। ये पकड़ 100 रुपए, जाकर इलाज कराओ और कल काम पर टाइम से आना। विमला 100 रुपए लेकर डॉक्टर के पास गई, पर डॉक्टर की फीस 200 रुपए थी। वो निराश होकर लौट रही थी कि तभी उसने रास्ते से कुछ कच्ची कैरी और पुदीना खरीदा और घर जाकर उसका रस बनाकर बिट्टू को पिलाया। रात के समय, कितनी बुरी किस्मत है हमारी विमला, हम अपने बच्चों को गर्मी में एक पंखे की हवा तक नहीं दे सकते, दवाई तक नहीं दिला सकते, हमारी कोई औकात नहीं है। नहीं रामू, आप हिम्मत मत हारिए, एक दिन हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी, आप देखना, हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। अगले दिन विमला जब कोठी पर काम करने गई तो मिसेस शुक्ला के पड़ोस वाली बड़ी कोठी के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। अरे विमला सुन, वो जो बड़े साहब आए ना विदेश से, मिस्टर और मिसेस अग्रवाल, उन्हें अपने घर के लिए काम वाली चाहिए। घर बहुत बड़ा है, तू काम कर लेगी? हाँ मालकिन, बिल्कुल कर लूंगी, बस काम मिल जाए। ध्यान रहे, बहुत बड़े लोग हैं वो, और सफाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और उनके काम के चक्कर में हमारे काम में ढील ना हो। ठीक है, कल आएगी जब तू, मैं तेरी बात करवा दूंगी। विमला खुशी से घर आती है और रामू को बताती है। अगले दिन, अरे मालकिन, वो नई मालकिन के यहाँ पे चलिए, उनसे बात कर लेंगे। अरे तू तो बड़ी उतावली हो रही जाने के लिए। अरे मालकिन, जो गरीब होता है ना, उसको ही पता होता है कि पैसे की क्या कीमत होती है। हाँ ठीक है, चल। विमला मिसेस शुक्ला के साथ उस बड़ी कोठी के अंदर दाखिल हुई। अरे ये इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? इसे एसी कहते हैं, पूरा घर एयर कंडीशनड है। एयर कंडी और कांडी क्या मतलब मालकिन? अरे तू नहीं समझेगी, तू ठहरी अनपढ़ गवार, तू नहीं समझेगी, तू अंदर चल, बस तू काम पे दिमाग लगा। जी मालकिन, पर यहाँ इतनी ठंडक कैसे है? ये छत पर जो बक्से लगे, क्या इनसे हवा आ रही है? हाँ देखो विमला, हमारा घर बहुत बड़ा है, 5 फ्लोर है और 50 कमरे, हर कमरे में 2-2 एसी लगे, कुल मिलाकर 150 एसी है पूरे घर में। तुम्हें पूरे घर की साफ सफाई देखनी होगी। 150 एसी? क्या मालकिन, इतने सारे ठंडी हवा के पंखे? मालकिन, इतनी बत्ती कहाँ से आती होगी? हम बिल भरते हैं विमला। खैर, तुम काम कर लोगी ना? हम यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आए हैं, तुम्हें 5000 रुपए महीना मिलेगा। 5000 रुपए? हाँ मालकिन, मैं जी जान लगाकर काम करूंगी। देखो विमला, तुम्हारा काम सुबह सुबह निपटा कर यहाँ आ जाया करो, और हाँ, यहाँ का काम भी समय पर होना चाहिए। जी मालकिन, मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। विमला उस घर को देखकर दंग रह गई। शाम को जब वो घर लौटी और रामू को सब बताया तो हाँ, अंदर जाती इतनी ठंडी हवा, इतनी ठंडी, और मेरा तो बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। वो घर नहीं था, बर्फ का पहाड़ था। 150 एसी। अच्छा,
एयर कंडीशन होगा। हाँ हाँ, यही यही वही बोली थी मालकिन, एयर कंडीशन। अरे पगली, उसे एसी कहते हैं, बड़े लोगों के घर में होता है। रामू, पता है वहाँ की हवा कितनी अच्छी थी, ठंडी ठंडी। मेरा तो मन खुश हो गया। एक हमारी झोपड़ी जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन तेरा हुलिया ऐसा है, ऐसे जाएगी उस घर में काम करने? हाँ, मेरे पास तो 2 ही साड़ियाँ हैं, एक को ठीक कर लूंगी, उसी में काम चला लूंगी। अच्छा ठीक है, तू साड़ी में पैबंद लगा लेना, लेकिन ध्यान से काम करना वहाँ। चल अब सो जा। सभी सो जाते हैं और अगले दिन विमला ने जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म किया और कोठी की ओर निकल पड़ी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। विमला रोज सुबह से शाम तक काम करती, पूरे घर को चमकाती। धीरे धीरे सोसाइटी की बाकी औरतों की नजर भी उस पर पड़ने लगी। एक दिन सोसाइटी गार्डन में, अरे वो विमला है ना, उसका काम बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, एकदम साफ कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, पोछा झाड़ू भी अच्छा करती है। तभी मिसेज अग्रवाल वहां आती हैं उन्हें देखकर। अरे मिसेज अग्रवाल, आप आइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया। और कैसा काम कर रही है विमला? अरे ये बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी काम वाली बताई है तुमने। एकदम साफ सुथरा, मन लगा के काम करती है, बहुत ईमानदार है। पैसे भी यहाँ वहाँ पड़े होते हैं, कभी पैसे नहीं उठाती, लेकिन देखने से लगता है कि वो काफी गरीब है। हाँ हाँ, हुलिया भी देखने से लगता है, फटे हुए कपड़े पहनती है अक्सर, और लगता है उसको देख करके वो बहुत गरीब होगी। सभी औरतें बातें करके घर चली जाती हैं। विमला सभी के घरों में पूरे मन से काम करती है, लेकिन एक दोपहर विमला का पति रामू पास की ही एक सीवर लाइन साफ करने के काम पर आया था। विमला को पता चला तो वो दोपहर का खाना लेकर उसके पास गई। रामू कीचड़ में सना हुआ था और सड़क के किनारे बैठा हाँफ रहा था। तभी वहां से मिसेज शुक्ला गुजरी, जो मंदिर से लौट रही थी। अरे ये विमला यहाँ क्या कर रही है? और ये आदमी तो गटर साफ कर रहा है। विमला, तू यहाँ क्या कर रही है इसके पास? मालकिन, वो ये मेरे पति हैं, आज यहाँ काम पर आए थे तो मैं बस रोटी देने आई थी। ये भगवान, राम राम राम, तू अछूत है। तू गटर साफ करने वालों के परिवार से है और तूने हमारे घर में घुसकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तू तो खुद को ठाकुर बताती थी, नीच कहीं की, तूने तो हद कर दी। मालकिन मेरी बात तो सुनिए, गरीबी की वजह से झूठ बोला था, अगर सच बताती तो कोई हमें काम नहीं देता, हम भूखे मर जाते। मालकिन चुप कर, अपनी गंदी जुबान मत खोल, हट यहाँ से, दूर हट मेरे से, मुझे छूना मत, वरना मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा। अभी जाकर पूरी सोसाइटी में बताती हूँ कि तूने कैसे हम सबको चूना लगाया है। मिसेज शुक्ला पैर पटकती हुई वहां से चली गई। विमला वहीं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। शाम को सोसाइटी में कोहराम मच गया। मिसेज शुक्ला ने सबको इकट्ठा कर लिया और विमला के बारे में नमक मिर्च लगाकर बताने लगी। अरे वो विमला है ना, वो नीचे वाली बस्ती से आई है, वो अछूत लोगों में से है। अरे फिर तो ये बहुत गलत है, इतने बड़े घर में हमारे बीच, हमें मिसेज अग्रवाल को बताना पड़ेगा। शाम को वही महिलाएं मिलकर मिसेज अग्रवाल के पास पहुंचती हैं। मिसेज अग्रवाल, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए, क्या बात है? आपने जिस औरत को काम पर रखा है वो हमारे घरों में कदम रखने लायक भी नहीं है। क्या मतलब? वो नीचे वाली बस्ती से हैं और अछूत हैं। अरे तो क्या हुआ शुक्ला जी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे मिसेज अग्रवाल, जिसे आप विमला विमला करती थकती नहीं थी, उसका पति गटर साफ करता है। उसने हम सबके घर अपवित्र कर दिए हैं, रसोई में घुस गई वो, उसे अभी काम से निकालिए और यहाँ घुसने मत दीजिएगा। शुक्ला जी, 2026 चल रहा है, आज के जमाने में आप अभी भी इन दकियानूसी बातों में फंसी हैं। उसने काम ईमानदारी से किया है, बस यही मायने रखता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहती है। आपको फर्क नहीं पड़ता? वाह, विदेश जाकर आप अपनी संस्कृति भूल गई हैं। हमें पड़ता है। उसे आने दीजिए, कल हम उसे सबक सिखाएंगे। एक तरफ सोसाइटी में कोहराम मच रहा था, वहीं उधर झुग्गी में विमला और रामू डरे हुए बैठे थे। रामू बहुत गुस्से में था। मैंने कहा था ना विमला, ये लोग हमें इंसान नहीं समझते। अब देख, सब पता चल गया। कल से तू कहीं नहीं जाएगी। ये लोग हमें जान से मार देंगे या पुलिस में दे देंगे। पर रामू, हमारी तनख्वाह, पूरे महीने की मेहनत, और वो अग्रवाल मालकिन तो बहुत अच्छी थी, क्या वो भी मुझे निकाल देंगी? कोई अच्छी नहीं होती विमला, सब अपने मतलब के यार हैं। कल से हम अपनी उसी पुरानी जिंदगी में रहेंगे, भले ही भूखे सो जाएं। विमला डर से किसी के घर काम पर नहीं जाती। दिन गुजरते हैं और एक रात मिस्टर और मिसेज अग्रवाल अपनी गाड़ी से किसी पार्टी से लौट रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को साइड से टक्कर मार दी। गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क के किनारे एक गड्ढे में जा गिरी। मिस्टर और मिसेज अग्रवाल लहूलुहान होकर गाड़ी के अंदर फंस गए। बचाओ, कोई है? अनीता, उठो अनीता, कोई मदद करो। अरे बचाओ,
कोई है? अनीता, उठो अनीता, अरे कोई मदद करो। तभी पास से एक टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। रामू और विमला वहीं पास की एक सरकारी लाइन का मुआयना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रात की शिफ्ट में काम मिला था। चीखें सुनकर वो दौड़कर वहां पहुंचे। अरे ये तो मालकिन है, अग्रवाल मालकिन। रामू जल्दी करो, इनकी जान बचानी होगी। मालिक आप ठीक है? विमला तू पकड़ इन्हें, मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके हाथ छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मिस्टर और मिसेस अग्रवाल को बाहर निकाला। दोनों बेहोश हो चुके थे। सड़क पर कई गाड़ियां गुजरी, पर कोई एक्सीडेंट और पुलिस के डर से नहीं रुका। कोई मदद नहीं कर रहा। रामू क्या करे, अस्पताल नहीं ले गए तो ये मर जाएंगे। अरे वो देख ठेला, वो कूड़े वाला ठेला पड़ा है, हम उसी पर लेटाकर इन्हें पास के अस्पताल ले जाएंगे, पैदल ही भागेंगे। रामू और विमला ने उन दोनों को गंदे कूड़े वाले ठेले पर लेटाया और पागलों की तरह अस्पताल की ओर दौड़े। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें इमरजेंसी में लिया। इनका बहुत खून बह गया है, तुरंत खून चढ़ाना होगा। क्या आप इनके रिश्तेदार हैं? नहीं डॉक्टर साहब, हम तो इनके यहाँ काम करते हैं। आप हमारा खून ले लीजिए, बस इन्हें बचा लीजिए। इनके रिश्तेदारों को फोन लगाइए। नर्स, ये शहर के काफी अमीर लोग हैं, इनके जानने वाले यहाँ आ जाएंगे। डॉक्टर और नर्स अग्रवाल परिवार के रिश्तेदारों को फोन लगाते हैं और खून देने को कहते हैं, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तभी अरे डॉक्टर, हमारा खून ले लो, लेकिन इन्हें बचा लो। अरे तुम लोग, तुम जानते हो ये कितने बड़े लोग हैं, और तुम तो सफाई कर्मचारी लग रहे हो। तुम्हारा खून इनके शरीर में कैसे? नर्स जी, खून का रंग लाल ही होता है। आज जात पात की बात मत कीजिए। अगर हमारा खून मिलने से इनकी जान बचती है तो हम सब कुछ देने को तैयार हैं। भगवान के लिए कुछ कीजिए। डॉक्टर ने वक्त की नजाकत को समझा और रामू और विमला का ब्लड ग्रुप चेक किया। किस्मत से रामू का ब्लड ग्रुप मिस्टर अग्रवाल से मिल गया। रामू ने अपना खून दिया और दोनों की जान बच गई। सुबह होते ही रामू और विमला चुपचाप वहां से निकल गए। 2 दिन बाद। थैंक यू डॉक्टर, आपने हमारी जान बचा ली। अरे आपकी जान उन गरीब लोगों ने बचाई है। अगर वो सही समय पर आपको यहाँ नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। क्या? कौन था वो? हाँ, अगर वो समय पर ना लाते और अपना खून ना देते तो आज आप जिंदा नहीं होते। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन आपको खून देकर वो यहाँ से चले गए। हमें उन्हें ढूंढना होगा। हॉस्पिटल में सीसीटीवी होगा ना, उसी में चेक करते हैं। अग्रवाल परिवार सीसीटीवी से चेक करवाता है। अरे ये तो विमला है, जिसे हमारी सोसाइटी के लोगों ने अनटचेबल कहकर निकाल दिया। इसने हमारी जान बचाई। क्या ये लोग ऐसे हैं और हमने इन्हें छू लिया? हे भगवान, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो लोग हमारी जान बचाते हैं आप उन्हें ही दूर भगाना चाहते हैं। अरे ये वही लोग हैं जो हमारे शहर को साफ रखते हैं, और हम उन्हें ही अछूत कहते हैं। कब बदलेगी आपकी सोच? कब समझोगे आप लोग? अभी भी उस दकियानूसी सोच में जी रहे हो। उसी समय दोनों ने फैसला किया कि वो विमला को ढूंढकर धन्यवाद देंगे। कुछ दिन बाद मंदिर से लौटते समय सड़क किनारे, अरे देखो, वो रही विमला। हाँ चलो उनके पास चलते हैं। विमला अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही थी। बच्चे पसीने में भीगे हुए थे। उसका पीछा करते हुए अग्रवाल दंपति सीधे उस गंदी बस्ती में पहुंचे, जहां बदबू और कीचड़ का अंबार था। जैसे ही उनकी बड़ी गाड़ी वहां रुकी, पूरी बस्ती के लोग बाहर आ गए। विमला और रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। मालकिन, आप यहाँ क्यों आए? यहाँ बहुत गंदगी है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। विमला, तुमने हमारी जान बचाई और वो लोग मूर्खों की तरह तुम्हारी जात ढूंढ रहे थे। हमें माफ कर दो विमला। रामू भाई, तुमने जो हमारे लिए किया है उसका मोल हम कभी नहीं चुका सकते। हमने तुम्हारी हालत देखी है। तुम लोग यहाँ अब एक पल भी नहीं रहोगे। पर मालिक, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो यही ठिकाना है। तुम हमारे साथ चलोगी उस घर में जहाँ 150 एसी लगे। पूरी बस्ती दंग रह गई। मिस्टर अग्रवाल ने विमला और रामू का सारा सामान अपनी गाड़ी में रखवाया और उन्हें लेकर अपनी कोठी की ओर चल दिए। जैसी गाड़ी सोसाइटी के अंदर घुसी, मिसेस शुक्ला और उनकी मंडली वहीं खड़ी थी। अरे ये क्या मिसेस अग्रवाल, आप इन अछूतों को अपनी गाड़ी में बिठा कर लाई हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। शुक्ला जी, आप चुप रहिए। आज जो मैं जिंदा खड़ा हूँ वो इन्हीं अछूत लोगों के खून की वजह से हूँ। आज से ये लोग इस घर में नौकर नहीं बल्कि इस घर के सदस्य और रखवाले बनकर रहेंगे। और सुनिए, जिसे आप अछूत कह रही हैं उनका दिल आप सबसे ज्यादा साफ है। अगर आपको हमसे वास्ता रखना है तो इन्हें भी सम्मान देना होगा, वरना आज ही हमारी दोस्ती खत्म। मिसेस शुक्ला का मुंह खुला का खुरा रह गया। अग्रवाल परिवार विमला, रामू और उनके बच्चों को बंगले के अंदर ले गई। ओ माँ, यहाँ तो बहुत ठंडक है। बिट्टू, पिंकी, देखो ये है वो एसी वाला घर। माँ, यहाँ तो छत भी तप नहीं रही और कितनी खुशबू आ रही है। विमला, पहले तुम सब लोग नहा लो। मैंने तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए नए कपड़े मंगवाए हैं, फिर हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे।
विमला और उसके परिवार ने पहली बार एक आलीशान बाथरूम में नहाया, साफ और नए कपड़े पहने। जब वो बाहर आए तो कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लोग हैं जो गटर साफ करते थे। डाइनिंग टेबल पर 56 भोग सजे थे। मालिक, हम जमीन पर बैठकर खा लेंगे, हमें इसकी आदत नहीं है। नहीं रामू भाई, आज से आदत डाल लो, तुम हमारे भाई जैसे हो। खाना खाने के बाद मिस्टर और मिसेस अग्रवाल ने उन्हें एक बड़े कमरे में बिठाया। देखो विमला, हम लोग परसों वापस विदेश जा रहे हैं। हमें इस घर की रखवाली के लिए भरोसेमंद लोग चाहिए। क्या तुम लोग यहीं रहकर इस घर का ख्याल रखोगे? क्या हम इस महल जैसे घर में रहेंगे? मालिक, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं विमला, ये घर अब तुम्हारा है। तुम यहाँ रहो, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। हम तुम्हें हर महीने पैसे भी भेजेंगे। बस इस 150 एसी वाले घर की रौनक बनाए रखना। अभी रात काफी है, सो जाओ जाकर। रात को विमला, रामू और बच्चे एक बड़े से सजे धजे कमरे में बैठे हैं। दीवारों पर लगे एसी धीरे धीरे चल रहे हैं। बिट्टू और पिंकी बार बार चादर को छूकर देख रहे हैं। माँ देखो ना, ये गद्दा कितना गुदगुदा है और यहाँ तो पसीना भी नहीं आ रहा। माँ, क्या हम सच में आज से यहीं सोएंगे? हाँ बेटा, आज हम यहीं सोएंगे। ये सब उन मालकिन की दुआ है। देखो ऊपर उस मशीन से कितनी ठंडी हवा आ रही है। पर माँ, क्या हम इतने बड़े घर में रह पाएंगे? यहाँ तो इतने सारे कमरे, अगर हम रास्ता भटक गए तो? और वो 150 एसी। माँ, क्या हमें इन सबको चलाना होगा? बेटा, हमें बस इस घर की रखवाली करनी है। मालिक ने हम पर भरोसा किया है। अगले दिन सुबह मिस्टर और मिसेस अग्रवाल के जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। उनके सूटकेस पैक हो चुके हैं। विमला और रामू गेट पर खड़े हैं। विमला ने आज एक साफ सुथरी साड़ी पहनी है और रामू भी नए कपड़ों में शालीन लग रहा है। तभी पड़ोस की मिसेस शुक्ला और उनके साथ 2-3 और औरतें वहां आ पहुंचती हैं। मिस्टर अग्रवाल, आप अभी भी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं? आप जा रहे हैं और इन लोगों के भरोसे इतना बड़ा बंगला छोड़कर जा रहे हैं। आपको डर नहीं लगता कि ये लोग कुछ गायब कर देंगे या घर को गंदा कर देंगे? आखिर हैं तो ये वही ना। शुक्ला जी, बस बहुत हुआ। इन लोगों ने हमें वो दिया है जो पैसा नहीं दे सकता, जिंदगी। इन्होंने अपना खून दिया है। और जहां तक सफाई की बात है, विमला ने पिछले 1 महीने में मेरे घर को आईने जैसा चमकाया है। मुझे इन पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। और शुक्ला जी, एक बात याद रखें, इंसान अपनी जात से नहीं अपने कर्मों से बड़ा होता है। अगर आपको इस घर में आना है तो इन्हें सम्मान देना होगा, वरना इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। मिसेस शुक्ला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। अग्रवाल साहब ने घर की चाबियां रामू के हाथ में थमा दी और रामू को तोहफे में घर दे दिया। रामू भाई, ये अब घर तुम्हारा है। हमने बैंक में तुम्हारे नाम से कुछ पैसे भी जमा करा दिए हैं और हर महीने तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी। बच्चों का दाखिला पास के अच्छे स्कूल में करा देना। हमने बात कर ली है, बस खुश रहो। मालिक, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने हम जैसे गरीबों को आसमान दिखा दिया। हम इस घर का ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखेंगे। अग्रवाल परिवार अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। विमला और रामू भारी मन से उन्हें विदा करते हैं। अब वो उस 150 एसी वाले बंगले में अकेले थे। एक दोपहर विमला गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी, तभी वही पड़ोसन ममता झुग्गी वाली वहां से गुजरी। अरे विमला, ये तो तू है? तू तो एकदम मेम साहब लग रही है। क्या सच में तू इस महल में रह रही है? हाँ ममता बहन, देख भगवान ने हमारी सुन ली। ये सब उन भले लोगों की मेहरबानी है। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी, वो बड़े लोग नाराज हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, अब ये घर हमारी जिम्मेदारी है। देख ममता, यहाँ कितनी ठंडक है, अंदर आ, थोड़ा ठंडा पानी पी ले। विमला ममता को अंदर ले जाती है। ममता घर की चकाचौंध और एसी की ठंडक देखकर दंग रह जाती है। विमला उसे अच्छे से बिठाकर ठंडा शरबत पिलाती है। विमला, तुझे याद है जब तू काम ढूंढने गई थी तो मैंने तेरा मजाक उड़ाया था? मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि गर्मी में तुम्हारे गरीब परिवार को 150 एसी वाला घर मिल जाएगा। समय बीतता गया और अब 10 साल बाद विमला और रामू के बच्चे अब सफल इंसान बन चुके थे। रामू ने अब गटर साफ करना छोड़ दिया था। वो बंगले के गार्डन और देखरेख का काम पूरी ईमानदारी से करता था। समय पंख लगाकर उड़ता गया। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। अब वही छोटे छोटे बच्चे बड़े हो चुके थे, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। बेटा अब एक बड़ा इंजीनियर बन गया था और बेटी एक डॉक्टर। माँ, आज मैंने शहर में अपना खुद का ऑफिस खोल लिया। बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। माँ, आज मेरे अस्पताल का पहला दिन है। मैंने एक गरीब बच्चे का मुफ्त इलाज किया। यही तो हमने सिखाया था, इंसानियत। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो जी। अरे विमला, कैसी हो तुम? मालकिन आप कैसी हैं? हम अगले महीने इंडिया आ रहे हैं तुम्हारा घर देखने। हम अगले महीने इंडिया आ रहे हैं तुम्हारा घर देखने। मालिक, आप आइए, आपका घर बिल्कुल सुरक्षित है।
हमने इसे अपना समझकर संभाला है। हमें पता है विमला, तुम लोगों ने हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ा। वो घर तुम्हारा है। नमस्ते अंकल, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने हमें सिर्फ घर नहीं दिया, एक नई जिंदगी दी। नहीं बेटा, तुम लोगों ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। फोन कट जाता है। भगवान ऐसे मालिक मालकिन हर किसी को देना, और ऐसी सोच भी देना जो इंसान को इंसान समझे, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक मौका काफी होता है और इंसान को महान बनाने के लिए सिर्फ एक चीज, इंसानियत। तो क्या आज भी हमारे समाज में इंसान की पहचान उसकी जात से होती है या उसकी इंसानियत से? जरूर बताइएगा।